नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 1 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 1 जून है आज, तो अब तो 1 जून से 1 जुलाई और फिर जुलाई में 25 दिन आपके पास में रह जाएगा, यानी कि अब तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अब तो ढंग से 2 महीना भी नहीं है आपके पास में। क्या सब पढ़ेंगे आज हम लोग? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 इसका डेटा जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सारे प्रीलिम एग्जाम में इसे सवाल की गारंटी होती है। एक टॉपिक तो फिक्स ही है, आएगा ही आएगा, यहाँ से कहीं से भी आए इससे फिक्स हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। उसके अलावा और भी 2-3 टॉपिक है, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। आज का जो दूसरा वीडियो होगा इसके बाद का, उसमें हम लोग दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। करीब में 100 क्वेश्चंस हैं, 100 सवाल हैं उसमें। बहुत मेहनत से बनाया गया, समय लग जाता है, खुद से ही सारे सवाल ही बनाता हूँ मैं इसमें। तो उस सवाल को हम लोग हल करेंगे। मैक्सिमम स्टेटमेंट वाले हैं, कुछ वन लाइनर भी होंगे, तो उसे ज़रूर ही देखिएगा। इसके बाद वो वीडियो अपलोड होगा, इसके बाद वो मैं बनाऊँगा। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 6 ये भारत सरकार के द्वारा फैमिली हेल्थ यानी कि भारत में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, इसको लेकर के एक सर्वे किया जाता है। उस सर्वे का डेटा जारी किया है ताकि सरकार को पॉलिसी मेकिंग में मदद मिले कि देश में टीकाकरण किस स्तर का हुआ है, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, बच्चों में स्टंटिंग कितनी है, बच्चों की हाइट, ओबेसिटी, मोटापा, हर चीज़ के बारे में इसमें आंकड़े एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं। भारत सरकार का मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का मंत्रालय, जो भारत सरकार की, उसके द्वारा ही इसको पब्लिश किया जाता है। आज तो यह पहला वीडियो ही होगा एनएफएस का, लेकिन इसके और भी जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो आने वाले हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कवर करेंगे। आज एक ओवरव्यू लेंगे, लेकिन हर उस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग आज ही कवर करेंगे जहां से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास भी कीजिएगा। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण का संचालन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में किया जाता है। संचालन कौन करता है? तो मुंबई की एक एजेंसी है, उसके द्वारा किया जाता है और जारीकर्ता भारत सरकार की मंत्रालय है। पहले तो 2 फैक्ट ये क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट बना करके दिया जाएगा कि इसका संचालन एवं जारीकर्ता दोनों भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय है। वहीं पर रुक जाइएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा, उसको बाहर कर दीजिएगा। सर्वेक्षण की अवधि क्या है? सेकेंड पीटी फैक्ट हो गया। ये सर्वेक्षण की अवधि 2023 से 24 के दौरान आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण की अवधि क्या है? 2023 और 2024 के जो डेटा है उसको अभी पब्लिश किया गया है। इसका उपयोग और कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं? मेंस एग्जामिनेशन हो या फिर निबंध लेखन हो, सभी जगहों पर आपको ये मदद करेगा। जहाँ पर भी भारत सरकार के और देश के लोगों के हेल्थ के बारे में आपको चर्चा करना हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की चर्चा करनी हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चर्चा करनी हो, वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देश की ग्रोथ नहीं, ग्रोथ होता है एक और एक होता है डेवलपमेंट। तो ये ग्रोथ नहीं बल्कि देश के विकास को दिखाएगा। असल में देश के विकास को दिखाएगा कि देश के लोगों का स्वास्थ्य की स्थिति जो है देश के लोगों की वो कैसी है अभी। तो ये जो एनएफएचएस 6 है ये दरअसल में डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, देश के लोगों के विकास से जुड़ा हुआ है और वाकई बहुत सारे स्तरों पर सुधार भी देखा गया है। भौगोलिक दायरा क्या इसमें रखा गया है? तो 715 जिलों के लगभग में 6.79 लाख परिवार, यानी कि सैंपल जो है भारत के 140 करोड़ के हिसाब से देखें तो मुझे छोटा प्रतीत होता है। अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास सैंपल तो होना ही चाहिए था, लेकिन खैर फिर भी 7 लाख का सैंपल है इसका, तो जो भी कम नहीं होता। 7 लाख परिवार का सैंपल लिया गया, जो ठीक है, अच्छा है। सूचक क्या क्या है इसमें? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब यहीं से आपके सवाल आएंगे। दोनों का कंपेयर करके मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। एनएफएचएस 5 जिसमें 2019 से 21 के आंकड़े थे और एनएफएचएस 6 जिसमें 2023 और 24 के आंकड़े दिए गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जिसे कहा जाता है। प्रसव पूर्ण देखभाल ये 92.6% था। इसमें हमें 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3.3% का ग्रोथ है इसमें और 95.9% के आसपास में अब यह पहुंच गया प्रसव पूर्ण देखभाल। जिससे क्या होगा? प्रसव पूर्ण देखभाल अगर सही हो जाता है तो इससे हमें बच्चों के मोर्टेलिटी रेट और माताओं की मोर्टेलिटी रेट दोनों को ही कम करने में हमें सफलता मिलेगी और इसके साथ में
एनीमिया जैसी चीज़ें, रक्त अल्पता जैसी चीज़ें जो हैं, या कुपोषण जैसी चीज़ें, ये सब भी हमें कम करने में मदद मिलेगी अगर प्रसव पूर्ण सही से देखभाल हो पा रहा है। इसका तात्पर्य ये भी हुआ कि सरकार की जो सुविधाएं हैं या मेडिकल फैसिलिटी किसी के भी द्वारा हो, प्राइवेट हो या सरकार के द्वारा हो, जागरूकता के कारण से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है। प्रथम तिमाही में एएमसी इन फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो है 70.3%, एएनसी की ही बात करें हम लोग, और यह 76.2% हो गया। 70% से 76% पर हम लोग आए हैं। 6.2% का ग्रोथ है। कम से कम 4 एएनसी दौरें अगर देखें तो 58.5% से 65.2% पर आ गया है। ये मतलब प्रसव पूर्ण देखभाल के लिए कम से कम 4 बार उन्होंने क्या किया, तो डॉक्टर से विजिट किया, जो भी किया उसमें भी वृद्धि देखी गई है, यानी कि लोग अब सलाह ले रहे हैं प्रसव से पूर्ण भी। संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये क्या होते हैं कि डिलीवरी के दौरान या तो आशा वर्कर्स के जरिए हॉस्पिटल तक पहुंची हैं या हॉस्पिटल तक जाकर के उन्होंने डिलीवरी किया है, घर में डिलीवरी नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यही होता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब सेफ डिलीवरी सामान्य तौर पर माना जाता है। 100% तो सेफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या अस्पताल है सरकारी, अभी भी वो 100% सेफ नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में ग्रोथ देखा गया, अर्थात सरकार अब लोगों को हॉस्पिटल तक ला पाने में थोड़ा सा सजग हुई है। 88.6% था, इसमें भी हमें 2% का एग्जैक्ट ग्रोथ दिखता है। 90.6%, ये आंकड़ा सीधा पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। कुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रसव, स्किल्ड पर्सनल बर्थ जो है, ये 89.4% से 91.3% पर आ गया। पहले गांव घर में दाई इत्यादि होते थे और वही ये चीज़ें करते थे, लेकिन अब स्किल्ड जो पर्सनल होते हैं, मेडिकल पर्सन्स होते हैं, उनके द्वारा भी ये चीज़ें की जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नवजात शिशु प्रसवोत्तर देखभाल, प्रसव के 2 दिनों के भीतर डॉक्टर नर्सों द्वारा 79.1% था, वो 85.3% हो गया। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी बातें हम लोग कर रहे हैं, उनकी देखभाल के ग्रोथ आंकड़े भी हमें ज़्यादा मिले हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन जो कहा गया है भारत सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से जिसमें आयरन इत्यादि की गोलियां भी शामिल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। गर्भावस्था के दौरान 100 दिनों या उससे अधिक समय तक आयरन, फॉलिक एसिड हो गया आपका, विटामिन डी और आयरन तो जानते ही हैं, आयरन हो गया, कि गोलियों का सेवन करने वाली माताओं की संख्या 44.1% से बढ़ करके 54.9% हो गया है, 54.9%। यानी कि हमें पूरी इसमें अप्रॉक्स 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। प्रमुख प्रेरक योजनाएं जो सरकार ने माना है कि जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाओं के जैसे लाभ पहुंचे हैं लोगों तक, ये सरकार का कहना है। अब ये तीनों योजनाएं इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं, इन तीनों योजनाओं के बारे में लिखिए, ढूंढिए, इनको पढ़ने का प्रयास भी कीजिए। मैं तो कवर करवाऊंगा ही, लेकिन खुद से भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये तीनों योजनाएं जो हैं, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और PMMVY 2.0, यानी कि 1.0 भी होगा, एक इससे पहले का भी होगा, कब लाया गया था वो भी देखिए ज़रा। 10,000 वाला स्कीम है क्या ये, 10,000 रुपये इसमें मिलते हैं बच्चों के बर्थ पर, तो इसे ज़रा देख करके आपको पढ़ना चाहिए इन तीनों योजनाओं के बारे में भी, बाकी मैं पढ़ाऊँगा ही। पूर्व टीकाकरण कवरेज की अगर हम लोग बात करें तो 12 से 23 महीने की उम्र के बच्चों में पूर्व टीकाकरण कवरेज 83.8% से बढ़ करके 87.1% हो गया है। किसी प्रकार का टीका प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 96% से ऊपर बनी हुई है, यानी कि 96% से बच्चे ज़्यादा जो हैं वो कोई न कोई प्रकार का टीका जरूर ही लेते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। रोटा वायरस टीकाकरण का विधिक कवरेज 2 गुना से भी अधिक होकर के 36.4% था NFHS 5 के दौरान, ये बढ़ करके 85.4% हो गया है। खसरे की दूसरी खुराक का भी कवरेज जो है 71.8% तक गया है। बीपीएससी जो एग्जामिनेशन में अब कांड करती है, कांड ही बोलूँगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि वो आंकड़े ना आपको पिछला के कंपेयर करने देगा अभी के से, और फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लेगा। जैसे 36.4% से बढ़ करके 85.4% हो गया है, तो कितना परसेंट बढ़ गया है ये आपसे पूछ लेगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आई नो ये बहुत सारे आंकड़े हो रहे, क्या ये सारे याद रहेंगे? जिस प्रकार से बजट और सर्वे को आप याद करते हैं,
MCQ के जरिए। अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जब MCQ करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन अच्छा होगा कि 2 से 3 बार इसे आप रिवाइज भी कर लें PDF के जरिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों भरोसा 96.6% बच्चों का टीकाकरण सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किया गया है। इसके पीछे डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली यूविन जो भारत सरकार का टीकाकरण के लिए है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP की बड़ी भूमिका रही है। ये भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसके जरिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ के टीके शामिल हैं जो बच्चों को समय समय पर लगाया जाता है। नवजात जो शिशु होते हैं, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं। अब जहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं ऊपर वाले हिस्से के अलावा, वो ये हिस्सा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ नहीं है, ये चाइल्ड हैं, शिशु अवस्था जो बोलते हैं हम लोग, वो बच्चे हैं। 6 साल तक के बच्चे जो मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। क्या क्या उनमें परिवर्तन हुआ है? स्टंटिंग, नाटापन जिसे हम लोग कहते हैं, वो कितना था, अब कितना हुआ है? मोटापा के क्या रेट है भाई? इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टंटिंग 35.5% बच्चों में था पहले। नाटापन जिसे कहते हैं कि उम्र के तुलना में हाइट कम, जैसे अपने बिहार में अगर आप देखेंगे जनरली बहुत कम लोगों की हाइट अच्छी होती है। अब जो पीढ़ी है, अब की पीढ़ी, पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब की पीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो एवरेज हाइट जो आपको दिखेगा वो कम दिखेगा बाहर की तुलनाओं में। तो ये भी एक कारण है, कुपोषण का एक प्रमाण माना जाता है स्टंटिंग जिसे कहा जाता है। क्या है ये? तो उम्र के हिसाब से कम हाइट, ठीक है, या उम्र के हिसाब से कम वजन, या हाइट के हिसाब से वजन कम। तो इस सब सारे के सारे कुपोषण के पैरामीटर्स होते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह देश के बच्चों में 35.5% का था, जो कम होकर के 29.3% पर आया है। ये माना जा रहा है कि यह आंकड़ा कम होना काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, यानी कि नाटापन कम हो रहा है, जो सरकार हमें बता रही है। सीवर वेस्टिंग जिसको कहते हैं, जिसका तात्पर्य क्या हुआ कि उनकी हाइट की तुलना में उनका वजन काफ़ी कम है। और ऐसा क्यों होता है? पर्याप्त भोजन या न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण से ऐसा होता है। तो ये 7.7% था, जिसे 32% कम हुआ है यह आंकड़ा, और 5.2% के आसपास यह पहुंच गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के हिसाब से। अंडरवेट 32.1% पहले जो बच्चे थे वो अंडरवेट थे, उनकी जो वज़न है उनके हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन अब वह 31.8% हो गया है, यानी कि इसमें भी हमें कमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान के दरों में भी सुधार हुआ है। 41.8% से बढ़ करके 50% के आसपास आ गया है। पूरक आहार भी मिल रहा है, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 45.9% से बढ़ करके 59.5% तक यह चला गया है। इसमें जो प्रेरक योजनाओं की बात की गई भारत सरकार के द्वारा, पहला है पोषण अभियान, दूसरा है आंगनबाड़ी कार्यक्रम और पोषण 2.0। ये कम से कम 2 योजनाओं को ज़रूर याद रखिएगा, पोषण 2.0 और पोषण अभियान। इनको बारे में ज़रा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको। इन योजनाओं को अलग से नोट डाउन भी कीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अब टोटल फर्टिलिटी रेट देखते हैं। एक महिला जो उसका फर्टाइल जब तक वो रहती है उस दौरान वो कितने बच्चों को जन्म देती है, इसी को टोटल फर्टिलिटी रेट कह दिया जाता है, जो 2.1 रहना चाहिए। लेकिन भारत का 2 बना हुआ है, यानी कि भारत की आबादी जो है धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, यानी कि भारत की आबादी कम हो जाएगी। अगर 2.1 रहता है फर्टिलिटी रेट, तो इसका क्या तात्पर्य होता है कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। एवरेज होता है, जिससे क्या होता है, एक बच्चा एक्स्ट्रा जो पैदा होता है, मान लीजिए 10 में 10 लोग हैं, 10 लोग मिलकर के 20 नहीं बल्कि 21 बच्चे जब पैदा करते, तो एक बच्चा जो है वो जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए 2.1 के फर्टिलिटी रेट को सही माना जाता है। लेकिन हमारा 2.0 बना हुआ है, यानी कि 2 चाइल्ड। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के कारण से बहुत ही शार्प डिक्लाइन होता है, आबादी में शार्प डिक्लाइन होता है। तो फर्टिलिटी रेट जो हमारा 2 पर बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। गर्भ निरोधक प्रसार भी हुआ है, 66.7% से बढ़ करके 69% तक पहुंच गया, जिसके कारण से जो अनचाहे बच्चे होते हैं उनकी संख्या में भी कमी आई है। भारत सरकार ने एक चीज़ और कहा है कि स्वास्थ्य बीमा का विस्तार हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन का काम करता है, हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे
बीमार पड़ गए, अब हॉस्पिटल में गए, कंगाल होकर के आ गए। तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रसार में भी वृद्धि हुई है, जिससे जब आप बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका बिल पेमेंट कर देती है। ये क्या करता है, लोगों को आर्थिक रूप से गरीबी में पहुंचने से बचाता है, एक प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है। तो पारिवारिक स्तर पर स्वास्थ्य बीमा वित्तपोषण योजना का दायरा 41% से बढ़कर के 60.2% हो गया है। इसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके कारण से बहुत सारे गरीब लोग जो होते हैं उनको सही इलाज भी मिल पाता है और वो गरीबी में और नहीं धंस जाते हैं। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। महिला अधिकारिता और वित्तीय समावेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, जो इस आंकड़े में दिया गया है, तो वैसी महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन में कभी इंटरनेट का उपयोग नहीं किया, उनकी संख्या लगभग दोगुनी होकर के 33.3% से बढ़कर के 64.3% हो गई है। वित्तीय और मोबाइल स्वामित्व की बात करें तो स्वयं के उपयोग वाले बैंक या बचत खाते रखने वाली महिलाओं की संख्या 78.6% से बढ़कर के 89% के आसपास में हो गया है। स्वयं के उपयोग वाला मोबाइल फ़ोन रखने वाली महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन होता है उसमें भी ग्रोथ देखा गया। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब महिलाओं की एम्पावरमेंट और उनसे जुड़े हुए आंकड़े हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें कुछ चुनौतियां बताई गई हैं जिसके बारे में जगह जगह पर न्यूज़ भी है आज के पेपर में कि ओबेसिटी, मोटापा, अति वजन जो है ये भी बढ़ रहा है। हमारे समाज के दोहरापन को यही चीज़ दिखाता है। हमने एक चीज़ देखा कि अंडरवेट एंड स्टंटिंग जो है और उसके अलावा वेस्टिंग जो है, इसके आंकड़े भी अपने समाज में काफ़ी बड़े स्तर पर मौजूद हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि ओबेसिटी अर्थात मोटापा जैसे आंकड़े भी हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। यानी कि कोई खाने के लिए दिन भर काम कर रहा है, कोई पचाने के लिए जिम जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति देश में मौजूद है। हमें ये भी बताता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, यानी कि कुछ व्यक्तियों की पहुंच बहुत अधिक संसाधन तक है, कुछ व्यक्तियों को पहुंच बेसिक संसाधन तक भी नहीं हो पा रहा है। ये भी हमें बताता है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। कुछ दिन पहले सुरजीत भल्ला महोदय हैं, ये भारत सरकार के वित्तीय रूप से बहुत बड़े परोकार हुआ करते थे, उनकी पैरवी करते थे, बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे सुरजीत भल्ला साहब। ये भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के बॉडी में भी शामिल थे। सरकार के साथ बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। मैंने उसको कवर नहीं किया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, लेकिन समझना ज़रूर ही चाहिए। उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा था कि बीजेपी इज़ विनिंग एंड भारत जो है यह हार रहा है, इकॉनमी हार रहा है और बीजेपी जीत रही है। इस प्रकार का उनका था। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल लग रहा था पढ़ने में, लेकिन इसमें उन्होंने बहुत ही शानदार बात बताई। उन्होंने कहा कि भारत दो राहे पर खड़ा है, जहां पर नीति आयोग के द्वारा ये कहा जाता है कि भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम होकर के बहुत ही कम पहुंच गया है, मुश्किल से 12 से 13% के आसपास से बना हुआ है। ये नीति आयोग के द्वारा कहा जाता है। इसी विरोधाभास के कारण से इंडियन इकॉनमी डिक्लाइन की ओर में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी को आपको, सब्सिडी या हेल्प जो आप करते हैं या फ्रीबीज जो बांटते हैं उसको आपको तार्किक बनाना पड़ेगा। लेकिन सरकार की अपनी चटुकारिता और गलती के कारण से हमारे पास गलत आंकड़े आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कम होकर के बहुत ही कम पर आ गया है, वहीं पर देश के उसी सरकार के द्वारा 88 करोड़ लोगों को अनाज भी दिया जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जहाँ जिस देश में बहुत ही कम हो, यानी कि भोजन, आवास, बिजली, पानी, गैस की समस्याएं जहाँ पर बिल्कुल भी ना हो, गरीबी बिल्कुल भी कम हो गई हो, वहाँ पर देश के 88 करोड़ लोग अर्थात 66% से ज़्यादा लोगों को, अप्रॉक्स 66% लोगों को आपको अन्न देना पड़ता है। तो ये दोहरापन से हमें निकलना पड़ेगा। या तो आंकड़े सही सही पेश कीजिए कि देश में बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी है इसलिए अनाज दे रहे हैं, या तो अनाज देने में आपको कटौती करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से उन्होंने सब्सिडी को लेकर के भी कहा जो उर्वरकों के लिए दी जाती है, कि बहुत सारे राज्य जैसे बिहार का उन्होंने बहुत ही शानदार उदाहरण दिया था। थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। उस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि बिहार को जितनी यूरिया की सप्लाई की जाती है, उतनी तो बिहार की खपत भी नहीं है। तो वो यूरिया जाता कहाँ है, क्योंकि वो सब्सिडी का यूरिया है। एक यूरिया पर भारत सरकार को बहुत सारा का पैसा कंपनियों को देना पड़ता है, क्योंकि सब्सिडाइज है ये। मतलब कि 500 रुपये का खरीदती है सरकार और आपको 300 रुपये में देती है, तो 200 रुपये सरकार ने पेमेंट किया हुआ है। लेकिन बिहार में खपत से भी ज़्यादा यूरिया जा रहा है। तो ये जा कहाँ रहा है, तो इसकी तस्करी हो रही है। नेपाल जा रहा है या बांग्लादेश जा रहा है, अलग अलग जगहों पर यह भेजा जा रहा है। यानी कि उन्होंने कहा कि सब्सिडी और फ्री बीज को आपको
कंट्रोल करना पड़ेगा। वही आंकड़ा हमें NFSS 6 भी दिखाता है कि जहां एक तरफ देश में वेस्टिंग है, स्टंटिंग है और अंडरवेट है, वहीं पर दूसरी तरफ ओबेसिटी इस देश की सबसे बड़ी समस्या उभर करके आई है फैमिली हेल्थ सर्वे में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मैंने आपको क्यों बताया कि सुरजीत भल्ला साहब ने क्या लिखा। उन्होंने कहा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ कि इंडियन इकॉनमी पर से दुनिया का भरोसा इतना उठ गया है, जिस 28 बिलियन डॉलर का हमें इन्वेस्टमेंट मिलता था वो कम होकर के 1 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 27 बिलियन डॉलर की कमी आई है। क्यों? क्योंकि बाहरी निवेशकों को भारत की इकॉनमी में भरोसा नहीं रहा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिलिकॉन और AI और नए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में शून्य घोषित कर दी गई है। इसके कारण से अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। उन्होंने एक और पॉइंट कहा कि लीडरशिप की भूमिका में कोई नहीं है। अर्थात क्या इसका तात्पर्य है कि कोई भी एक आदमी दिख नहीं रहा है जिसके ऊपर इन्वेस्टर भरोसा करें कि हाँ ये आदमी सरकार में खड़ा है तो इकॉनमी को सही डायरेक्शन देगा, इसलिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो उस आर्टिकल का क्रक्स इसलिए बताना ज़रूरी था ताकि आप समझें कि मोटापा और अर्थी वजन जो है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है, ये हमारे देश के इकोनॉमिक पॉलिसी के दोहरापन को दिखाता है कि एक जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में अंडरवेट और कमज़ोर बच्चे, कुपोषित बच्चे भी हैं, वहीं पर मोटापा सबसे बड़ी समस्या भी बन रही है। वैसे मोटापा भी एक प्रकार का कुपोषण है। पोषण का तात्पर्य क्या होता है? पोषण का तात्पर्य अंडरवेट और ओवरवेट से थोड़ी ना होता है। पोषण का तात्पर्य होता है सही न्यूट्रिशन का भोजन करना। सकारात्मक प्रगति के बावजूद NCDS सर्वेक्षण गैर संक्रामक रोग, जीवन शैली से जुड़े जोखिम, वयस्कों में अल्पपोषण के साथ साथ बढ़ते मोटापे, अति वजन के दोहरे बोझ जैसी चुनौतियों को भी रेखांकित किया गया है। वयस्क लोगों में ये सब चीज़ें देखी जा रही है। NFHS 6 के विधिक साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि अंतिम छोर तक अभी हमें सेवाओं को पहुंचाने में समय लगेगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सुरजीत भल्ला साहब के आर्टिकल को भी याद रखिएगा। किसी दिन समय मिला तो मैं पढ़ा भी दूंगा आपको। उन्होंने लिखा था व्हाई BJP इज़ विनिंग एंड इंडिया इज़ लूजिंग, या इकॉनमी लूजिंग, ऐसे ही करके आर्टिकल है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकार के साथ काम कर रहे थे 1 साल पहले तक। अरविंद सुब्रमण्यम जो भारत सरकार के इकोनॉमिक सलाहकार थे, उन्होंने भी यही आर्टिकल लिखा, इसी प्रकार से लिखा। तो वास्तविक तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पा रहे हमारी इकॉनमी का। इंडियन इकॉनमी के जो हनीमून पीरियड थे, अर्थात बहुत अच्छे पीरियड थे, वो जा चुका है, इन सभी का कहना है। हालांकि सरकार अगर चाहे तो सुधार के जरिए ज़रूर इसमें कुछ न कुछ अच्छा कर सकती है। सरकार के इधर उधर मत लीजिएगा पक्ष विपक्ष में, आपको बस समझा रहा था मैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई है MP, UP और राजस्थान सरकार को कि चंबल नदी में हमने आपको कहा था कि रेत खनन पर सख्त रोक है, लेकिन आप इस पर रोक लगा ही नहीं पा रहे हैं। आप तो इस नदी को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। जो उत्तर भारत की एकमात्र सबसे साफ़ सुथरी नदी जो है वो चंबल ही है। तो चंबल नदी के बारे में ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। चंबल अभयारण्य क्षेत्र में 2006 से ही बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है, और ये एक छोटा सा प्रैंक किया गया क्योंकि सबसे ज़्यादा बालू खनन यहीं पर होता है। इसके बावजूद संगठित सिंडिकेट के माध्यम से अवैध खनन लगातार फल फूल रहा है, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, अर्थात खुद से ही स्वतः संज्ञान लेकर के उसने ये फैसला सुनाया है, फटकार लगाई है। चंबल नदी इसलिए भी साफ़ है गुरु क्योंकि वो बाकी जो गंदी नदियां हैं उत्तर भारत की, जैसे गंगा, यमुना, इनसे वो डायरेक्ट जो है पानी अपने अंदर नहीं आने देती, बल्कि चंबल की पानी बह करके यमुना में मिलती है। इसलिए चंबल नदी का जो रास्ता भी है उसमें कोई बड़ा इंडस्ट्री वगैरह भी ऐसा नहीं अभी तक लगाए जो उसको नुकसान पहुंचाए, है ना। हाँ, कहीं कहीं डैम ज़रूर बनाए गए हैं, कुछ कुछ न्यूक्लियर प्लांट भी बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रकार के इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका नहीं हुआ है और आबादी भी विरल है उसके तट के समीप। इसलिए भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक में चंबल का नाम आता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको महसूस हुआ भी होगा। ये चंबल नदी है, देखिए बनास नदी है, ये चंबल है, ये काली सिंध है। चंबल इस प्रकार से आ रही है बहते हुए, इस प्रकार से आ रही है, ये काली सिंध है, ये सिंध है, बेतवा है, केन है। तब आपको मैप पर दे देगा कि भाई इसको पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब लगाएं तो बनास, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, इस प्रकार से इसको लगा कर रखिएगा। बनास, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा इसको सीक्वेंस में, क्योंकि एग्जामिनेशन में यह पूछा जा चुका है।
पर्यावरण विलोपन अभयारण्य का पारिस्थितिक महत्व क्या है? तो चंबल नदी का जलीय पारिस्थितिक तंत्र वन्य परिदृश्य 550 से अधिक प्रजातियों का समर्थन करता है, मतलब पोषित करता है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल जो होते हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर होता है। सबसे बड़ी प्रजनन आबादी जो है वो चंबल नदी में ही पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन वीर में है और मीठे पानी के कछुए जो हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। इन सभी के समक्ष खतरा पैदा हो जाता है इस रेत खनन से, क्योंकि रेत खनन से नदियों को नुकसान पहुँचता है और नदियों का नुकसान यानी कि इन जीवों के आवास का नुकसान। और जब आवास का नुकसान होगा तो आवास नुकसान के कारण ही हमारी विविधता कम होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। पारिस्थितिक क्षति पहुंचती है। गंगा बेसिन में सर्वोच्च स्थान अभी चंबल का अपने ऐतिहासिक अलगाव के कारण से चंबल को यमुना से भी अधिक स्वच्छ माना जाता है। अधिक बांध, अवैध खनन के कारण के खतरों के बावजूद ग्रेटर गंगा बेसिन की नदियों में चंबल का पारिवारिक संरक्षण मूल्य जो है वो अभी भी सबसे शानदार बना हुआ है। यह कई सारे जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उनको भी पानी सप्लाई करने का काम करती है। जैसे रणथंभौर राजस्थान में, कैला देवी अभयारण्य ये भी राजस्थान में है, कूनो पालपुर एमपी में हो गया, माधव जिसके बारे में सवाल पूछा गया यूपीएससी में 58वां टाइगर रिजर्व, और दर्राह मुकुंदरा जैसे दर्जन से अधिक राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों के बीच वन्य जीवों के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक गलियारा के रूप में भी यह काम करता है। इन सभी के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह जीवनदायी का काम करती है चंबल नदी। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे स्वच्छ 12मासी भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी पर विशिष्ट विहर के लिए भी जानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अगर आप इसे नहीं बचाएंगे तो हमें फिर कुछ करना पड़ेगा। अब जरा इसके बारे में ध्यान से याद रखिएगा, सारे फैक्ट्स को सवाल पूछा जा सकता है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट विंध्य पर्वत श्रृंखला के जाना पावा पहाड़ियों से होता है। कुल लंबाई 960 किलोमीटर, 1024 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। यह नदी 3 राज्यों एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है और एक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का विधिक निर्धारण भी करती है। अंतर्राज्यीय सीमाओं का भी निर्माण कहीं कहीं पर करती है। यमुना में विलय हो जाता है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में। मुरादगंज के पास यमुना नदी विधिक रूप से विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह गंगा नदी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह यमुना मिलती है और यमुना गंगा में मिल जाती थी। इस सारे को हम लोग गंगा नदी की सहायक नदियाँ और उसमें हम गिन लेते हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, यह फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। प्रमुख सहायक नदी, बाईं ओर की सहायक नदी जैसे ऐसे बह रही है तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ये इसका मुंह हो गया। बनास नदी जो पूरी तरह से राजस्थान में बहती है, आरावली श्रृंखला से निकलती है, वो इसमें आकर के मिलती है। दाईं ओर से अगर हम लोग देखें तो सिपरा और काली सिंध नदी जो है वो इसमें आकर के मिलती है। सिपरा और काली सिंध यहाँ पर आपको दिखेगा, सिपरा नदी तो नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत ही छोटा सा है ये। यहाँ पर आपको दिखेगा काली सिंध नदी दिख रही है, काली सिंध इसमें आकर के मिल जाती है, काली सिंध इसमें आकर के मिल जाती है। तो इसको याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है। बायां और दायां की सहायक नदियों के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। चंबल नदी घाटी परियोजना और बांध, चूँकि यह नदी जो है, यह नदी पर बांध बनाना आसान है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि पठारी प्रदेशों से होकर के यह बह रही है। इसलिए कई सारे डैम बनाए गए हैं। गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में और कोटा बैराज राजस्थान में निर्माण किया गया है। ये सब छोटे छोटे डैम हैं। चंबल नदी भारत की पहली प्रमुख नदी घटी परियोजना है, जिसमें राजस्थान एमपी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इसके तहत 4 मुख्य बांधों की एक श्रृंखला बनाई गई। गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में और कोटा बैराज तो राजस्थान में ही है। यह सवाल पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है गांधी सागर। राणा प्रताप सागर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में है। जवाहर सागर या राजस्थान कोटा जिले में स्थित एक पिकअप बांध है और कोटा बैराज यह केवल सिंचाई के उद्देश्य से और कोटा शहर को पानी की सप्लाई करने के उद्देश्य से यह बनाया गया है। विशिष्ट भू आकृति और चंबल के बीहर, चंबल नदी अपनी तीव्र जलधारा के कारण अत्यधिक अवनालिका अपर्दन करती है। इसके कारण से नदी किनारों पर गहरी घाटियाँ, मिट्टी के टीलों का निर्माण हुआ है, जिन्हें चंबल के बीहर या बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। यह बागियों और दस्युओं के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि बीहर इस प्रकार से होते हैं जिससे यहाँ पर जो आदमी खड़ा है उसको यहाँ पर आदमी देख नहीं सकता है। इसके कारण से यहाँ पर दस्यु रहते थे एक समय में, बागी लोग यहाँ पर
रहते थे। डकैत नहीं रहते, डकैत पार्लियामेंट में होते हैं, बागी यहाँ पर रहते थे। डायलॉग याद है आपको पान सिंह तोमर का, तो वो यहीं पान सिंह तोमर इसी में रहते थे। पवित्र और अदूषित नदी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार से इसको श्राप मिला था कि अलग रहोगे, लेकिन अलग रहना इसके लिए वरदान साबित हो गया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य 3 राज्यों एमपी, राजस्थान, यूपी के त्रिकोणीय जंक्शन में फैला एक अनूठा विधिक त्रिराज्यीय अभयारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जो यूपी, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर यह स्थित है। इसको याद रखेंगे, सवाल पूछा जाता है कितनी बार, इसलिए इसे जरूर ही याद रखेंगे। यह वन्यजीव क्षेत्र मुख्य रूप से गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रजनन आबादी संकटग्रस्त गंगा डॉल्फिन का भी यह आवास माना जाता है। तो घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन भी याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एसी कैच फायर। हुआ क्या, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस महोदय जो दिल्ली में रहते थे, उनकी एसी में आग लग गई और आईएएस जो आदमी रिटायर्ड है, उन्होंने इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया, लेकिन सर्विस पहुंची आधा घंटा में, तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब सामान्य लोगों के लिए जो चीज़ें वो नहीं हैं अवेलेबल, अब वीआईपी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल किसके लिए है वो चीज़ें? इमरजेंसी सर्विस देश में अपने नहीं है, कहीं भी नहीं है भी तो इमरजेंसी में तो काम नहीं आएगा। जैसे अगल बगल में कहीं पर आग लगे, आप फायर को कॉल करोगे, तो जब तक वो आता है तब तक आग अपना काम कर चुकी होती है। उसके बाद बुझा के भले चले जाते हैं, लेकिन आग अपना काम कर चुकी होती है। जो भी है, एसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, कौन कौन से गैस होते हैं इसमें। इन्वर्टर बनाम नॉन इन्वर्टर एसी, जैसे जो अच्छी एसी लेंगे वो डुअल इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर एसी होता है, और एक होता है नॉन इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर क्या होता है, उस डिफरेंस को ज़रा समझेंगे, सवाल पूछा जा सकता है। एसी का कंप्रेसर इंडोर स्पेस से गर्मी को सोख करके, एसी कैसे काम करता है? कंप्रेसर होता है जो इंडोर में, घर के अंदर में गर्मी को सोखता है, उसे बाहर करता है और घर के अंदर में ठंडी हवा सप्लाई करता है, यही तो काम करता है। एसी स्प्लिट एसी जैसे है, तो इंडोर एक यूनिट होता है, एक होता है आउटडोर। इंडोर यूनिट में जो छड़ होते हैं वो अत्यधिक तेज़ी गति से ठंडा होता है कूलिंग गैस के कारण से, और वो ठंडा होगा तो क्या होगा, घर की सारी गर्मियों को अपने अंदर में खींच करके सौंख लेता है, उसे बाहर कर देता है, और उसी ठंडा के कारण से वो जब घूमता है तो घर के अंदर में ठंडे हवा की सप्लाई हो जाती। इसी प्रकार से एसी काम करता है। इसके 4 मुख्य रूप से कंपोनेंट होते हैं अलग अलग। नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है? यह निश्चित गति वाला कंप्रेसर होता है जो कमरे के लक्षित तापमान तक पहुंचने तक पूरी गति से चलता है, फुल फ्लेज में चलेगा, फिर पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यानी कि फुल वॉल्यूम पर चला वो और उसके बाद बंद हो गया, है ना। तापमान बढ़ते ही या फिर पूरी गति से, तापमान जैसे ही घर का बढ़ा वैसे ही फिर से पूरा चलने लग जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टर एसी, ठीक है। अत्यधिक गर्मी बार बार ऑन ऑफ होने से उच्च विद्युत और यांत्रिक तनाव पैदा होता है, जिससे वायरिंग या कंप्रेसर जल सकते हैं, यह इसीलिए खतरनाक माना जाता है। इन्वर्टर एसी होता है यह कंप्रेसर गति को बार बार बंद करने के बजाय धीरे धीरे नियंत्रित करता है। जब कमरे का तापमान कैसा है उस हिसाब से यह बढ़ेगा घटेगा, अपने आप ही कर लेता है। यह बंद ऑफ एंड ऑन बार बार नहीं होता है, ठीक है। परंतु यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में खराबी हो, खराब वायरिंग हो, या रेफ्रिजरेटर रिसाव के कारण, जिसको गैस का रिसाव हम लोग कहते हैं, अगर वैसा हो तो इसमें क्या होगा, ये जो एसी है इसमें भी आग लग सकती है। लेकिन समय पर सर्विस के जरिए इसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करना ही भूल गया कि एसी में कौन कौन सी गैसें उपयोग की जाती है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे एसी के 4 मुख्य रूप से कंपोनेंट होते हैं जिसको कहते हैं इवोपरेटर, इवेपरेट जो करता है, दूसरा होता है कंप्रेसर, तीसरा होता है कंडेंसर, और चौथा होता है आपका एक्सप्लोनेशन वाल्व होता है जो क्या करता है भाई, चारों का अलग अलग काम है। सबसे पहले रॉड गर्म होगा, रॉड ठंडी होगी, हवा सोखेगा, बाहर करेगा, फिर अंदर के कूलिंग को बढ़ाएगा। ये चारों कंपोनेंट काम करते हैं। जो आपको जानना चाहिए, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एसी में कौन सी गैसें उपयोग होती हैं, तो सबसे जो फेमस है जिसको कहा जाता है R32, क्या नाम है, डिफ्लोरो मीथेन इसका नाम है, CH2F2, CH2F2, यह नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये उपयोग किया जाता है वर्तमान में, सबसे ज़्यादा जो उपयोग उनमें से एक भी ये भी है। एक और गैस का उपयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है R4
R410A, R410A। डिफ्लोरोमीथीन में जब हम लोग पेंटाफ्लोरो इथेन मिला देते हैं तो तब जाके यह बनता है, यानी कि CH2F2 प्लस CHF2CF3, इन दोनों को जब 50-50% मिलाते हैं तब जाके इसका निर्माण होता है, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको, जिसका बताया R410A मैंने आपको बताया है। इसके बारे में पूछा जा सकता है, इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। इन दो पूछा जा सकता है। ये पहले जो यूज़ किया जाता था HCFC प्रकार के यूज़ किए जाते थे, HCFC, लेकिन ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने के कारण से धीरे धीरे करके उनको हटा दिया गया। तो इन दोनों का नाम ज़रूर याद रखिएगा, CH2F2 और एक है CH2F2 प्लस CHF2CF3 मिला करके बनाया जाता है। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। बाकी आपको नोट्स में यह मिल जाएगा, यहाँ पर डालना भूल गया मैं, रह गया डालना, किसी और में कॉपी पेस्ट हो गया वो। बाकी के वीडियो अगले में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें क्या क्या पढ़ेंगे। उत्तराखंड के बारे में हम लोग देखेंगे मैपिंग में, एक नोएडा के इंजीनियर थे जो लापता हो गए। उत्तराखंड के बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।